हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल मानवा हिंदी एक्सप्लेन पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी आई वॉज जस्ट हैविंग फन विद द टाइम लिमिट मानवा का चैप्टर 8। तो चलिए शुरू करते हैं इस मानवा की आगे की कहानी को। फ्रेंड्स, हमने पिछले पार्ट में देखा था कि बाइटन किंग से कहता है कि ये ड्राइंग प्रिंसेस ने बनाई है। ये सुनकर किंग सरप्राइज्ड होता है और कहता है क्या। इसके जवाब में बाइटन कहता है प्रिंसेस आपसे बहुत ही प्यार करती हैं योर मैजेस्टी, क्या आपको उनका प्यार दिखाई नहीं देता। ये सुनकर किंग कहता है मुझे पता है बाइटन, तुम इस काम के लिए यहाँ नहीं आए थे, तो बकवास नहीं, काम की बात बोलो। अब आगे चैप्टर की शुरुआत में बाइटन किंग से कहता है कि योर मैजेस्टी, प्रिंसेस के अंदर मैजिकल पावर्स हैं और मुझे लगता है कि वो मैजिकल इंजीनियर बन सकती हैं। ये सुनकर किंग सरप्राइज्ड होते हुए कहता है मैजिकल इंजीनियर। इसके जवाब में लॉर्ड बाइटन कहते हैं यस योर मैजेस्टी, और इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि प्रिंसेस प्रोफेशनल लेवल पर मैजिकल इंजीनियर की स्टडीज कर सकें, इसीलिए आपको उनके लिए एक नया टीचर रखना चाहिए। बाइटन की ये बात सुनकर किंग कहता है एक मैजिक सिखाने वाला टीचर, तुम्हारा मतलब कि एक मेज। ये सुनकर बाइटन कहता है जी हाँ योर मैजेस्टी। ये सुनकर किंग बाइटन को अजीब तरीके से देखता है और फिर कहता है शायद तुम्हें ये पता नहीं बाइटन, लेकिन जादूगरों का रॉयल पैलेस में आना मना है। और क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है जिसकी वजह से तुम ये कह सकते हो कि इजाबेल के अंदर इतना टैलेंट है कि वो मैजिक सीख सकती है। किंग की ये बात सुनकर बाइटन कहता है योर मैजेस्टी, हालांकि ये बस एक अंदाजा है, लेकिन मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है कि प्रिंसेस के अंदर इतना टैलेंट है कि वो मैजिकल पावर यूज कर सकती हैं। ये सुनकर किंग कहता है मुझे बताओ बाइटन, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। ये सुनकर बाइटन जवाब देता है योर मैजेस्टी, जैसा कि आपको पता ही है मैजिकल इंजीनियरिंग 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। उनमें से सबसे पहली है कि आपको जन्म से ही मैजिक समझने की क्षमता होनी चाहिए, और ये प्रूफ हो चुका है कि ये एबिलिटी प्रिंसेस के अंदर जन्म से ही है। दूसरी कैटेगरी है मैजिक को क्रिएट करना, जैसे कि ब्लूप्रिंट्स या मैजिक सर्कल्स। और तीसरी कैटेगरी है किसी चीज का गहन अवलोकन। इन दोनों कैटेगरीज को प्रूफ करती है ये ड्राइंग जो कि प्रिंसेस ने बनाई है। इसके बाद बाइटन कहता है कि मैजिक सीखने के लिए सबसे जरूरी है मैथमेटिकल टैलेंट। ये सुनकर किंग कहते हैं क्या ये टैलेंट इजाबेल के अंदर है। किंग की ये बात सुनकर बाइटन सोचते हुए कहते हैं कि सिर्फ 3 साल के होने के बावजूद भी प्रिंसेस के अंदर नंबर्स की समझ है और कभी कभी वो कैलकुलेशंस अपने मन में भी कर लेती हैं। इसके बाद बाइटन कहता है योर मैजेस्टी, आपको पता है कि मैंने प्रिंसेस को पिछले वीक एक जेली का बॉक्स दिया था और उन्होंने उसे 1 मिनट में ही काउंट करके बता दिया कि उस बॉक्स में कितनी जेलीज हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक बॉक्स में कितनी जेलीज होती हैं योर मैजेस्टी। बाइटन की इस बात का किंग कोई भी जवाब नहीं देते और किंग को ऐसे शांत देख बाइटन कहता है सचमुच हमारी प्रिंसेस बहुत ही टैलेंटेड है। इसके बाद बाइटन कहता है और इन्हीं सब चीजों को देखकर मुझे विश्वास है कि प्रिंसेस के अंदर मैजिक सीखने का टैलेंट है। बाइटन की बात सुनकर किंग सोच में पड़ जाते हैं, जिसे देखकर बाइटन मुस्कुराते हुए पूछता है योर मैजेस्टी, क्या आपकी परमिशन है कि मैं प्रिंसेस के लिए एक मैजिक टीचर लेकर आऊं। बाइटन के इतना कहते ही सीन शिफ्ट होता है और फिर 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां इजाबेल एक लड़की को देखकर बहुत ही गुस्से में थी और मन में सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं, इस नॉवेल की विलेनेस यहाँ पर क्यों आई है। इजाबेल ये सोच सोचकर बहुत ही परेशान होती है कि तभी कैरिन कहती है प्रिंसेस, क्या आप ठीक हैं। इसके जवाब में इजाबेल कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनकर कैरिन कहती है मुझे जानकर अच्छा लगा कि आप ठीक हैं। कैरिन के इतना कहते ही इजाबेल हमें बताती है कि कैरिन एक फर्स्ट क्लास मेज है जो मिरोटल मैजिक फेडरेशन में काम करती है, और नॉवेल के हिसाब से कैरिन एक बहुत ही खतरनाक मेज है जिसके एम्बिशंस बहुत बड़े बड़े हैं। इसके बाद इजाबेल हमें बताती है कि कैरिन एक बहुत ही खतरनाक और चालाक औरत है जो अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती है। और मैंने नॉवेल में ये भी पढ़ा था कि कैरिन ने अपने टीचर को धोखा देकर उनकी जगह पर कब्जा कर लिया था और सभी मेजेस की मास्टर बन गई थी। और जब कैरिन ने मैजिक फेडरेशन में सबसे बड़ी पोजीशन हासिल कर ली थी
तो वो बहुत ही ज़्यादा निर्दयी और चालाक हो गई थी। इसके बाद इज़ाबेल हमें बताती है कि कैरन, जो इस नॉवल की विलेनेस है, उसकी सबसे ज़्यादा डरा देने वाली बात ये है कि जब उसने मैजिक फेडरेशन को पूरी तरह अपने वश में कर लिया, तब उसने प्लान बनाया कि वो अब इस पूरी दुनिया पर राज करेगी। और इस प्लान को पूरा करने के लिए कैरन ने इस दुनिया के मेल प्रोटैगनिस्ट, जिसका नाम आरोन है और वो इस दुनिया का एम्पीरियर होगा, उससे कई बार लड़ी, लेकिन वो हर एक जंग हार गई, क्योंकि कैरन चाहे कितनी भी स्ट्रांग हो और उसका मैजिक कितना ही पावरफुल हो, लेकिन वो मेल कैरेक्टर को नहीं हरा सकती थी। और आरोन से कई बार हारने की वजह से इस दुनिया की फीमेल कैरेक्टर के ऊपर नर्विडल कर्स लगा दिया, जिसकी वजह से हमारी फीमेल लीड आरोन को छोड़कर इस दुनिया से चली जाती है। और इसके बाद की कहानी मुझे ठीक से याद नहीं, क्योंकि उस समय मैं ये पढ़कर बहुत ही शॉक में थी कि फीमेल लीड की मौत हो गई है। पर कुछ समय बाद इस नॉवल की कहानी में एक नया ट्विस्ट आया, और वो ट्विस्ट ये था कि स्टोरी की फीमेल लीड एक ड्रैगन है। व्यूअर्स ये पढ़कर बहुत ही शॉक्ड में थे कि फीमेल लीड एक ड्रैगन है, क्योंकि इस नॉवल के अकॉर्डिंग ड्रैगन्स मैजिक के मास्टर होते हैं और सिर्फ ड्रैगन्स ही नर्विडल कर्स को तोड़ सकते हैं। और क्योंकि हमारी फीमेल लीड एक ड्रैगन है, तो एक मेज का कर्स उन पर कोई भी असर नहीं करता। तो इसीलिए जब हमारी फीमेल लीड को पता चलता है कि वो एक ड्रैगन है और उनके पास बहुत सारी पावर है, तो वो मेन लीड के साथ मिलकर कैरन को हरा देती हैं। कैरन को हराने के बाद हमारी फीमेल लीड हमारे मेन लीड आरोन के साथ खुशी खुशी अपना पूरा जीवन बिताती हैं। इसके बाद इज़ाबेल हमसे कहती है कि इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर मेल प्रोटैगनिस्ट बहुत ही पावरफुल है, तो हमें फीमेल लीड से पंगा नहीं लेना चाहिए, जो कि यहाँ पर हमारी विलेनेस यानी कैरन ने किया था। पर इस बात का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्टोरी लाइन स्टार्ट होने में अभी 18 साल है, तो इस नोवेल की विलेनेस यहाँ पर क्या कर रही है। इज़ाबेल इतना मन में सोच ही रही थी कि तभी कैरन उससे कहती है, प्रिंसेस, आपको देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि आप ठीक हैं, क्या आप कहीं बीमार तो नहीं। ये सुनकर इज़ाबेल कहती है, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मन में सोच रही होती है कि ओ गॉड, मैं अभी एक बच्चे की बॉडी में हूँ, तो इसीलिए मैं अपने एक्सप्रेशंस कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। पर मुझे इन्हें कंट्रोल करना होगा, नहीं तो मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाऊंगी। इसके बाद इज़ाबेल हमसे कहती है कि नॉवेल में ये बिल्कुल साफ लिखा था कि कैरन किसी को देखकर ये बता सकती है कि किसी के अंदर कितनी मैजिकल स्ट्रेंथ और माना पावर्स हैं। और इसी वजह से जब कैरन फीमेल लीड को पहली बार देखती है, तो उसे पता चल जाता है कि वो और लोगों से काफी अलग है। और इसी वजह से हमारी हीरोइन बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करती है, और अभी वो सारी प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी होंगी, क्योंकि कैरन मेरे सामने है और उसे देखकर मेरे पेट में बहुत ही दर्द हो रहा है। इसके बाद इज़ाबेल मन में सोचती है कि अगर कैरन को मेरे सीक्रेट के बारे में पता चला तो क्या होगा। ओ गॉड, प्लीज मेरी हेल्प करो। इसके बाद इज़ाबेल सोचती है कि अब सिर्फ एक ही रास्ता है। इज़ाबेल ये सोच ही रही होती है कि तभी कैरन उसके पास आकर कहती है, प्रिंसेस, क्या आप ठीक हैं। कैरन के इतना कहते ही इज़ाबेल चिल्लाते हुए कहती है, मुझे लॉर्ड बाइटन के पास जाना है, वो मुझे बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, मुझे लॉर्ड बाइटन के पास जाना है। इज़ाबेल की बात सुनकर कैरन कहती है, इसका मतलब प्रिंसेस, आप ये नहीं चाहती कि मैं आपको पढ़ाऊं। ये सुनकर इज़ाबेल कहती है, हाँ, मैं चाहती हूँ कि लॉर्ड बाइटन मुझे पढ़ाए, मुझे वो ज़्यादा पसंद है। कैरन से इतना कहते ही इज़ाबेल मन में सोचती है कि अब बस यही एक रास्ता है। इतना सोचते ही वो जमीन पर लेटकर चिल्लाने लगती है और कहती है, लॉर्ड बाइटन कहाँ है, मुझे लॉर्ड बाइटन चाहिए, उन्हें यहाँ पर लेकर आओ। इज़ाबेल को ऐसे चिल्लाते देख कैरन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और यहाँ पर इज़ाबेल सोच रही थी कि हा हा हा, कैसा लग रहा है एक बच्ची का चिल्लाना और रोना। अभी रुको विलेनेस, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि किसी बच्ची को संभालना आसान नहीं होता। बस यहाँ पर रुको और देखो। इज़ाबेल के इतना कहते ही ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है।